नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालेंगे हम विस्तार से नजर। आज कौन कौन सी 5 अहम खबरें हैं जिस पर आज हमारी नजर बनेगी, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दरअसल हम जिक्र करेंगे गैंग्स ऑफ दिल्ली का। जिस बॉलीवुड की गलियों में सितारों की चमक बिखरनी चाहिए, वही अब गोलियों से गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली के दिल दहला देने वाली फायरिंग ने यह साबित कर दिया है कि अब सितारे भी महफूज नहीं हैं। दिशा पाटनी के घर दो बार चली गोलियां और इसके पीछे निकला एक ऐसा गैंगवार जो दिल्ली से लेकर दुबई तक फैला हुआ है। नाबालिगों को हथियार थमाकर उन्हें कातिल बनाया जा रहा है। एसटीएफ का साफ संदेश है, कानून से खेलोगे तो गोली से जवाब मिलेगा। पूरी कहानी, पूरी खबर अब से कुछ देर के बाद आपको हम बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव का करेंगे, डूसू का करेंगे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय जहां पर डिबेट्स की आग क्लासरूम की ठंडक पर भारी पड़ती है, जहां मंच से निकली आवाजें संसद तक गूंजती हैं, जहां हर साल होता है लोकतंत्र का सबसे नजदीकी इम्तिहान, और इस बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। इस बार गूंजा है एबीवीपी का नाम। आर्यन मान बने हैं प्रेसिडेंट, जबकि एनएसयूआई सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। सवाल यह है कि क्या यह जीत सिर्फ कैंपस तक सीमित है या आने वाले वक्त की राष्ट्रीय राजनीति का भी ट्रेलर है। डिटेल अब से कुछ देर के बाद। एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। विवादित पित्रोदा का करेंगे। दरअसल जब सरहद पर गोलियां चल रही हों, आतंक की साजिशें थमने का नाम ना ले रही हों, उस वक्त अगर कोई भारतीय कहे कि पाकिस्तान में मुझे घर जैसा लगता है, तो सोचिएगा कि यह बयान कितना विस्फोटक हो सकता है। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज और गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा ने फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर सिख दंगों तक पिछले 6 साल में पित्रोदा ने एक से बढ़कर एक विवादित बयान दिए हैं, और अब पाकिस्तान को घर बताकर उन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। सवाल यह है कि पित्रोदा की जुबान फिसल रही है या फिर कांग्रेस की लाइन साफ हो रही है। पूरी रिपोर्ट अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। दरअसल हिमाचल का करेंगे। जमींदोज होता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रातों रात बादल फट गया। बचवाई गरडेर गांव की जमीन ने अचानक खिसकना शुरू कर दिया। 13 मकान पलक झपकते जमींदोज हो गए। सड़कें टूट गई। पूरे इलाके में 15 फुट गहरी दरारें हो गई। गांव ऐसा बन गया मानो धरती ही निगल गई हो। सेना युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य में जुटी रही। मेडिकल टीम्स घायलों को बचाती रही। लेकिन सवाल ये कि क्या खतरा टल गया या बाकी इलाकों पर भी कुदरत की रौद्रता जारी रहेगी। पूरी खबर कुछ देर के बाद। इसके अलावा एक और अहम खबर और दुखद खबर का जिक्र करेंगे। जुबीन का करेंगे, जो हमें छोड़कर चले गए हैं। दरअसल म्यूजिक की दुनिया का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया है। या अली और चांदनी रात जैसे धुनों के गायक जुबीन गर्ग, नॉर्थ ईस्ट का संगीत सम्राट, सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। 60 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले जुबिन ने कई दिनों में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आज उनका संगीत ही उनकी याद बनकर रह गया। खबर डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इन 5 खबरों पर रहेगी हमारी नजर, और जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। जरा सोचिए, बॉलीवुड की चकाचौंध, जहां पर लोगों को स्टार्स की लाइफस्टाइल देखनी चाहिए, वहां गोलियों की गूंज सुनाई देती है। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है, जहां जी हां, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर 2 बार फायरिंग हुई। पहली 11 सितंबर को, दूसरी 12 सितंबर को। अब आप अंदाजा लगाइए, यह सिर्फ एक अदाकारा का घर नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में एक घर है। और अगर दिल्ली में सितारे भी महफूज नहीं हैं तो आम आदमी की हालत क्या होगी। पुलिस ने जब 11 सितंबर की फायरिंग के बाद 2 नाबालिगों को पकड़ा तो चौंकाने वाला सच सामने आया। ये नाबालिग कोई शौकिया बदमाश नहीं थे, बल्कि रोहित गोदारा गैंग ने इन्हें फेसबुक के जरिए फंसाया था, ब्रेन वॉश किया था और हाथ में जिगाना पिस्टल थमा दी। वही पिस्टल जिसका इस्तेमाल अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में इस्तेमाल हुआ था। अगले ही दिन यानी कि 12 सितंबर को जब 2 और शूटर रविंदर और अरुण ने गोलियां बरसाई तो गाजियाबाद में उसका सामना हुआ कानून से। यूपी एसटीएफ ने साफ संदेश दिया,
कानून से खेलोगे तो गोली खानी पड़ेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक फायरिंग का मामला नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी में गैंग वॉर का फैलता नेटवर्क है। बरेली, अमरोहा, गाजियाबाद और मेरठ, इन जिलों में अब रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की नजर इन जिलों में है। याद रखिए, ये वो गैंग है जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल रहा, जिसने राजू ठेठ को गोलियों से भून दिया, जिसने कर्णी सेना के नेता को मौत के घाट उतार दिया। राजस्थान का रहने वाला रोहित गोदारा अब दुबई से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ बन चुका है। उस पर 32 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। सवाल यही है, जब गोलियों की गूंज फिल्मी दुनिया के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, जब राजधानी में अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं, जब गैंगस्टर वर्चस्व की जंग में मासूम नाबालिगों को हथियार बंद कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में पूरा उत्तर भारत खून खराबे का अखाड़ा बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी कानून व्यवस्था इस खतरनाक गैंगवार को जड़ से खत्म कर पाएगी, या फिर गोलियों का ये खेल यूं ही चलता रहेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। अब बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां किताबों से ज्यादा असर राजनीति का चलता है, जहां क्लासरूम से ज्यादा गर्मी डिबेट्स में नजर आती है और जहां से निकलते हैं नेता देश की संसद तक का रास्ता तय करते हैं। जी हां, ये वही मैदान है जहां पर हर साल छात्र राजनीति की जंग होती है और इस बार फिर मैदान फतेह किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। एक बार फिर एबीवीपी का दबदबा कायम हो गया है। अध्यक्ष पर आर्यन मान ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि सचिव और संयुक्त सचिव की कुर्सी पर भी एबीवीपी का कब्जा रहा है। हां, उपाध्यक्ष की सीट पर एनएसयूआई के राहुल जांसला ने जीतकर पार्टी की इज्जत जरूर बचा ली, लेकिन कुल मिलाकर इस मुकाबले में बढ़त एबीवीपी की रही है। अब जरा चुनाव के दिन पर लौटिए। सुबह से ही कॉलेज कैंपस चुनावी रंग में रंगा हुआ था। 52 केंद्रों पर 195 मतदाता केंद्र, 36 कॉलेजेस और विभागों में सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 8 कॉलेजेस में शाम तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। नतीजा ये हुआ, कुल 39.45% मतदान दर्ज किया गया। यानी लाखों छात्रों ने तय किया कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति की कमान किसके हाथ में होगी। सुरक्षा इंतजाम ऐसे जैसे कोई बड़ा आम चुनाव हो। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी, ड्रोन से निगरानी और बॉडी कैमरे भी लगाए गए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन फिर भी बवाल से बचा नहीं पाए। किरोड़ीमल कॉलेज में झड़प हुई, ईवीएम पर छेड़छाड़ का आरोप लगा, एनएसयूआई का गुस्सा देखने को मिला और एबीवीपी का पलटवार भी हुआ। ये सब दिखाता है कि ये चुनाव सिर्फ छात्र राजनीति का नहीं बल्कि देश की बड़ी राजनीति का ट्रेलर है। याद कीजिए, पिछले साल एनएसयूआई ने 7 साल के बाद वापसी करते हुए अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार फिर समीकरण बदले और एबीवीपी ने 3 बड़ी कुर्सियों पर जीत दर्ज कर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। सवाल यह है कि क्या ये नतीजे सिर्फ छात्र संघ तक सीमित हैं या फिर आने वाले वक्त में राष्ट्रीय राजनीति का भी संकेत देते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि डूसू से निकले कई नेता आज संसद और विधानसभाओं में बड़ा रोल निभा रहे हैं। ऐसे में आर्यन मान और उनकी टीम की जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि उस विचारधारा की जीत हो सकती है जो दिल्ली के कैंपस से लेकर देश भर की राजनीति में अपनी जड़ें फैलाएं। और एनएसयूआई की एक सीट पर जीत उसे विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका तो देगी, लेकिन क्या ये उनकी वापसी की शुरुआत है या फिर ये सिलसिला और लंबा खिंचने वाला है? दिल्ली विश्वविद्यालय का ये चुनाव एक बार फिर साबित कर गया है कि यहाँ का कैंपस सिर्फ पढ़ाई का अड्डा नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नर्सरी है, जहाँ हर साल राजनीति की नई पौध रोपी जाती है जो कल देश की सियासत की छांव बनने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को आर्यन मान को अध्यक्ष पद जिताया। साथ ही साथ मैं
ये बताना चाहता हूँ, आपकी बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 में से 3 सीट जीती। मैं अध्यक्ष पद पे जीता, भाई कुणाल चौधरी सेक्रेटरी पद पे जीता, भाई दीपिका बहन जॉइंट सेक्रेटरी पद पे जीती। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अब की बार का डूसू एबीपी की तरफ से जो डूसू जीता है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। पूरा साल भर हम ग्राउंड पे रहेंगे, पूरा साल भर स्टूडेंट्स की मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को मैं देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने हमें जिताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे विश्वास करा और 3-0 से विजयी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर के युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा और पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत दीपेंद्र हुड्डा जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बड़े भाई देवेंद्र यादव जी, व कन्हैया कुमार बड़े भैया, साथ के साथ राजस्थान की आईएनसी लीडरशिप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ के साथ मेरे पूरे एनएसयूआई परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी की मेहनत से, आप सभी की गाइडेंस से, आप सभी के संघर्ष से आज यह मुकाम हम हासिल कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूरे छात्र संघ के इस पहले अपने भाइयों को आर्यन मान अध्यक्ष पद के लिए, सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मैं कुणाल चौधरी और राहुल जासला वाइस प्रेसिडेंट के लिए और दीपिका झा जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तो इन सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इतने अच्छे से मार्जिन से जिताया और हर चीज़ में साथ दिया, तो आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक छात्र से ये कहना चाहूँगा, जब जब किसी छात्र को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। एक तो मैं बहुत दूर बिहार से आकर यहाँ पर संघर्ष करा मैंने 6 साल का, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मेरी मेहनत को, मेरे संघर्ष को समझा और मुझे 4000 के मार्जिन से जिताया। उसके लिए मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जरा सोचिए, एक तरफ सरहद पर बंदूकें तनी हैं, रिश्ते बर्फ से भी ठंडे पड़े हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता सैम पित्रोदा बयान देते हैं कि पाकिस्तान में मुझे घर जैसा लगता है। अब आप ही बताइए, दुश्मन देश घर जैसा कैसे लग सकता है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं की है, लेकिन पित्रोदा खुलेआम कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से बात करना चाहिए, तभी रिश्ते सुधरेंगे। पित्रोदा का कहना है कि जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो वो किसी और मुल्क में नहीं बल्कि अपने ही घर में है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सीमा पर तनाव चरम पर है और पाकिस्तान बार बार आतंकी आग भड़का रहा है। याद रखिए, ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा ने विवाद खड़ा कर लिया। इससे पहले भी 6 साल में 6 बड़े विवादित बयान दे चुके हैं। वो 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया, फिर सिख दंगों पर कहा दंगा हुआ तो हुआ, 2024 में नस्ल भेदी टिप्पणी की जिसके बाद इस्तीफा देना पड़ा, 2025 में पाकिस्तान को घर जैसा बताकर पित्रोदा ने एक बार फिर राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने पहले भी उनके बयानों से दूरी बनाई, लेकिन सवाल यही है कि क्या आदमी परिवार के सबसे करीबी माने जाने वाले पित्रोदा पार्टी के लिए बार बार सिरदर्द नहीं बन रहे? विदेश नीति पर भी पित्रोदा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि पड़ोस में सब कुछ ठीक होना चाहिए, तभी नीति सफल कहलाती है। नेपाल और बांग्लादेश को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि भारत के रिश्ते वहां पर भी कड़वाहट भरे हैं, लेकिन क्या ये बयान उस वक्त दिए जाने चाहिए जब पड़ोसी मुल्क बार बार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा हो? क्या ये बयान दुश्मन देश को ताकत नहीं देता है? और सबसे अहम, क्या कांग्रेस नेतृत्व वाकई में इन बयानों से अनजान है या फिर ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? साफ है, सैम पित्रोदा सिर्फ कांग्रेस के ओवरसीज विभाग के मुखिया नहीं हैं, बल्कि गांधी परिवार के बेहद करीबी भी हैं। उन्हें राजनीति में लाए थे खुद राजीव गांधी। ऐसे में जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, तो ये सिर्फ उनका बयान नहीं बल्कि कांग्रेस के मुश्किलों को और बढ़ा देने वाली बात बन जाता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पित्रोदा पर कार्रवाई करेगी या फिर हमेशा की तरह किनारा करेगी। I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh, I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food, okay? So I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority. अब पित्रोदा तो पित्रोदा रहे, बढ़ते हैं आगे। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा हो, अचानक आसमान से बरसते बादल थम जाएं
और धरती आपका साथ छोड़ दे। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जमीन ने धोखा दिया है। थुरल के पास बचवाई गरडेर गांव में जो हुआ उसने हर किसी को दहला दिया। लोग अपने ही घरों को टूटते गिरते जमीन के भीतर समाते हुए देख रहे थे और आंखों के सामने सपनों का आशियाना पल भर में मलबे में तब्दील हो गया। कुदरत का ये कहर इतना बड़ा था कि 13 पक्के मकान जमींदोज हो गए, सड़कें 2 हिस्सों में बढ़ गई और पूरा गांव खाई में तब्दील हो गया। जिस जगह पर कभी बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग बैठकी लगाते थे, वहां 15 फुट गहरी दरारें जो सीधे मौत का मंजर दिखाती। लोगों ने बताया कि 15 सितंबर की रात बारिश थमी तो उन्हें लगा कि राहत मिली, लेकिन असली आफत तो उसके बाद। धीरे धीरे जमीन खिसकने लगी, आवाजें आने लगी, फिर तेज झटकों के साथ घर दरकने लगे। ग्रामीण दहशत में चीखते चिल्लाते फोन पर एक दूसरे को बचने की गुहार लगाते और जैसे तैसे जान बचाकर भागते नजर आए। सुबह हुई तो तस्वीर और खौफनाक थी। पक्के मकान मिट्टी में धंस चुके थे, सड़कें फटकर 2 टुकड़े में तब्दील हो चुकी थी। 1 किलोमीटर का इलाका ऐसा लग रहा था जैसे धरती ही 10 फुट नीचे चली गई हो। चारों तरफ सिर्फ दरारें ही दरारें थीं, चीखे ही चीखे थीं और उम्मीदें टूटी थीं। हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को सेना को बुलाना पड़ा। कर्नल अर्पित परीक की अगुवाई में आर्मी मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य शुरू किया। किसी का सामान, किसी की दवाई, किसी की उम्मीद, सब कुछ सेना ने थाम लिया। मेडिकल टीम घायलों का इलाज कर रही थी, ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही थी। लेकिन असली सवाल ये था कि क्या खतरा टल गया? गांव वाले कह रहे हैं कि ये साधारण भूस्खलन नहीं है, ये पूरी धरती को धंस जाना। डर इस बात का है कहीं आसपास की जमीन भी ना धंस जाए और बाकी बचे गांव भी मलबे में ना बदल जाए। आज बचवाई गरडेर गांव छावनी में तब्दील हो गया है। चारों तरफ सेना के जवान हैं, हर तरफ डर है और सन्नाटा। इन सब के बीच वो सवाल भी जो पहाड़ के हर गांव वाले के दिल में गूंज रहा है, कुदरत जब करवट बदलती है तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। माँ यह हुआ कि रात के मतलब 15 तारीख रात को 2-2:30 बजे स्लाइड में शुरू हो गई, जमीन में पानी भर गया और 3-4 बजे के बीच हम जब निकले तो हमारे घर मकान फटने शुरू हो गए थे। जानलेवा हमला तो कुछ नहीं हुआ। बच्चा मैं और मेरे बहुत छोटी थी और एक लड़की थी 2 साल की साथ में। मेरे घर परिवार में कोई नहीं था और कोई नहीं था। तो मतलब ये है सारे गांव में हल्ला पड़ गया, निकलो निकलो निकलो, और बच्चों को निकाला और यहाँ खड़े हो गए आकर के। उसके बाद क्या हुआ कि हमें मतलब इधर उधर फोन करे, बोला कि आर्मी की जरूरत है। इन आर्मी वालों ने जवानों ने इतना अच्छा काम किया, हमारे घर का जो भी था मतलब सामान सेफ्टी निकाल दिया और सबको मतलब मदद करके हमारे जहाँ स्थान था वहाँ पहुँचा दिया। सर परसों रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और 1:30 बजे हमें पता चला। जब बाहर गए हम, मतलब बारिश तो बहुत ज़्यादा, लाइट भी नहीं थी, और जब बाहर देखा तो मतलब हमें पता चल गया कि थोड़ी थोड़ी स्लाइडिंग हो रही है, मतलब ज़मीन जो वो खिसक रही है। और जो मतलब हमने साइड में नलका लगाया था वो टेढ़ा हो गया और हमें पता चला और पापा बोलने लगे कि मतलब ज़मीन जो वो बैठ रही है। और फिर देखा मैंने तो आगे गई तो मैं फिर बाहर गई देखने लगी मैं तो मतलब हमारी लैट्रिन बाथरूम जो वो उसमें मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब आवाज़ें आने लगी और फिर थोड़ी देर में वो मतलब अलग हो गई और रास्ता बिल्कुल फट गया। और जब आंगन में गई तो आंगन भी फट गया। जब अगले कमरे में गए तो कमरा भी मतलब खत्म हो गया, टाइलें टूलें सारी फट गई और दीवारें भी सारी गिरने लग पड़ी। यहाँ पर हम योल में पोस्टेड हैं। हमारी यूनिट को, हमारी जो योल में हमारी फौज को ये खबर मिली थी कल दोपहर में कि यहाँ के जो घर हैं, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो पूरी ज़मीन, जो रोड, सब कुछ धंस गया था। पानी हो सकता है ज़मीन में ज़्यादा भर गया था, उस चक्कर में भूसंखलन टाइप में पूरा सब कुछ नीचे धंस गया था। तो 13 परिवार हैं टोटल यहाँ पे। तो हमें ये रिक्वेस्ट करी गई थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो 13 परिवार हैं, खुद तो जान मान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो इनका सामान है, वैल्यूएबल्स हैं, जो घर में दबा हुआ था, उसको निकालने के लिए इनको फौज की मदद की ज़रूरत थी। क्योंकि वो मकान ऐसे थे जिनमें मैं खुद भी गया था कि उनमें ये नहीं क्लियर हो रहा था कि कब तक कब गिर जाएगा। भूकंप आना, इस तरह से जो घटनाएं आए दिन हमको पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, उत्तराखंड समेकित पूरे हिमालय में आए दिन हमको देखने को मिलते हैं, उसी का प्रतिफल है। आपने जो कहा कि आप श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में, यस, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है। बल्कि रुद्रप्रयाग क्या, पूरी अलकनंदा घाटी, अगर हम ऋषिकेश से ऊपर चलते हैं तो 2 कारणों से। एक तो यहाँ की जो संरचना है, भूगर्भीय संरचना है, वो बड़े हाईली फ्रैक्चर्ड फोल्डर जिसको हम कहते हैं,
कुछ दरारयुक्त, भ्रंशयुक्त, उसके ऊपर से हम लोगों का जो ये विकास की, सतत विकास की चलने वाली प्रक्रिया है। बढ़ते हैं आगे। जैसे आपने अपनी आवाज़ में जन्नत महसूस करते थे, जैसे आप अपनी आवाज़ में जन्नत महसूस करते थे, जिसकी आवाज़ में दर्द भी था, इश्क भी था और जुनून भी था, वही आवाज़ अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। या अली गाकर जिसने करोड़ों दिलों में जगह बनाई, नॉर्थ ईस्ट का म्यूजिक किंग कहे जाने वाले जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सिंगापुर की गहराइयों में जहां समंदर की लहरों के बीच वो जिंदगी का आनंद लेने गए थे, वहीं जिंदगी ने उनसे जिंदगी छीन गई। दरअसल स्कूबा डाइविंग का वो रोमांचक सफर उनकी आखिरी यात्रा बन गया। डॉक्टर्स ने लाख कोशिश की, लेकिन जुबिन की धड़कनें थम गईं और उनके चाहने वालों के लिए जो दिल थे वो रो पड़े। जुबिन का जाना सिर्फ असम या नॉर्थ ईस्ट का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे भारत के संगीत जगत की रूह हिल गई है। 60 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाने वाले जुबिन ने अपने सुरों से सरहदें तोड़ी और संगीत को नई उड़ान दी। असमिया, हिंदी, बंगाली से लेकर नेपाली, मराठी और संस्कृत तक वो हर भाषा में दिल की बात करते थे। सिर्फ गायक ही नहीं, बल्कि संगीतकार, अभिनेता और लेखक, एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत थे जुबिन। 1995 में जब वो मुंबई आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये शख्स या अली गाकर बॉलीवुड को हिला देगा। गैंगस्टर का वो गाना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन गाने वाला अब नहीं रहा। आज पूरा असम शोक में है, उनके चाहने वाले सन हैं और बॉलीवुड से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर कोई यही कह रहा है कि इतनी जल्दी क्यों चले गए जुबिन। एक हादसे ने एक सुरों के सम्राट को हमसे छीन लिया और अब रह गया है बस उसका संगीत, उसकी धुन और उनकी यादें। दोस्तों, आवाजें कभी मरती नहीं हैं, लेकिन गायक चला जाता है। जुबिन चले गए, मगर उनकी आवाज, उनका या अली या फिर उनका चांदनी रात या फिर उनके गाए हुए हर एक गीत हमेशा हमारी सांसों में गूंजते रहेंगे। जुबिन गर्ग, आप संगीत की उस दुनिया में जा चुके हैं जहां से लौटकर कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ की दुनिया हमेशा आपके नाम से गूंजती रही। चलिए, अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि हर किसी की जिंदगी में वो दिन आता है जब लोग भरोसा छोड़ देते हैं, हालात मुश्किल कर देते हैं और सपने टूटते दिखते हैं, लेकिन जो इंसान उस दर्द के बीच भी खड़ा रह जाता है, अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है, वही असली बदलाव लाता है। क्योंकि असली ताकत सिर्फ जोश में नहीं, रोजमर्रा की जिद में होती है। मतलब साफ है, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत, और जो हर रोज खड़ा रहता है वही अपनी कहानी खुद लिखता है। इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।